का वीडियो लेक्चर देखने से पहले जरूरी ये है कि लास्ट वीडियो लेक्चर हाइपर कॉन्जुगेशन का ठीक से रिवाइज कर लिया जाए, क्योंकि मैं जो बताने जा रहा हूं वो सारा कंसेप्ट हाइपर कॉन्जुगेशन पर है। चलिए, तो हम लोग बात करेंगे स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन्स। स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन्स। स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन्स की बात करते समय हमें जरूरत पड़ेगी हाइपर कॉन्जुगेशन की। एल्कीन्स देखिए कौन कौन से हैं। एथीन, प्रोपीन, ब्यूटूइन, टू मिथाइल ब्यूटूइन, टू मिथाइल ब्यूटूइन, 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटूइन। अब ये हमारे सामने एल्कीन्स हैं। दीज आर द सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन्स, सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन्स विद मिथाइल ग्रुप। देखिए ये सिंपल एथीन है, ये प्रोपीन है, दिस इज ब्यूटूइन, दिस इज 2 मिथाइल ब्यूटूइन, दिस इज 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटूइन। अब हमें इन्हें स्टेबिलिटी ऑर्डर में लिखना है। तो सबसे पहले हमें यह जानना जरूरी होगा कि इसमें स्टेबिलिटी ऑर्डर के लिए कंसेप्ट कौन सा यूज होगा और क्यों। अब देखिए, लास्ट वीडियो लेक्चर को बहुत अच्छे से देखिए तो आपको समझ आएगा। क्या समझ आएगा? देखिए यहां पर ये मैंने लिया प्रोटीन। अब प्रोटीन में देखिए, प्रोटीन में ये तुम्हारा कार्बन sp2 है एंड दिस कार्बन इज sp3। अब मेरा बेटा ये जो sp3 कार्बन है इसी को हम लोग क्या कहते हैं? अल्फा कार्बन। इसी को हम लोग कहते हैं अल्फा कार्बन। जो sp3 कार्बन है उसको हम कहते हैं अल्फा कार्बन। मतलब जो sp2 कार्बन है उसके बगल वाला कार्बन उसे हम अल्फा कार्बन कहते हैं। और अल्फा कार्बन ये हो गया अल्फा कार्बन, ये हो गया अल्फा हाइड्रोजन, और ये वो बॉन्ड है जिसको हमें ध्यान देना है, सिग्मा बॉन्ड। तो अब ये सिग्मा बॉन्ड और यहां पर पाई ऑर्बिटल, तो क्या होगा? कंसेप्ट ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन। मैंने बताया है आपको लास्ट वीडियो लेक्चर में कि जहां पर sp2 कार्बन के एडजेसेंट, जहां पर sp2 कार्बन के एडजेसेंट ये sp2 कार्बन है, इसके एडजेसेंट जो कार्बन है दैट इज अल्फा कार्बन। अब जरा ध्यान से देखिए, मैं यहां बताने जा रहा हूं आपको क्या होता है। यहां पर ये sp3 है, ये sp3, ये sp2। अब जो कार्बन sp3 है और कार्बन sp2 है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर ये होगा। ध्यान रहे, sp2 कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी sp3 से ज्यादा होती है, और जब ऐसा होगा तो ये इलेक्ट्रॉन को इधर ये पुश करेगा, ये पुल करेगा, इसकी वजह से ऐसा होगा। और जब ये ऐसा होगा तो ये बॉन्ड जो है ये वीक हो जाएगा। दिस बॉन्ड इज वीकेंड, ये जो सिग्मा बॉन्ड है ये वीक हो जाएगा। और यही कंसेप्ट है हाइपर कॉन्जुगेशन, व्हेन दिस बॉन्ड इज ब्रोकन एंड हाइड्रोजन इज डिलोकलाइज्ड। दिस बॉन्ड इज ब्रोकन, बेटा ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा और ये हाइड्रोजन डिलोकलाइज करने लगेगा। इसने इलेक्ट्रॉन इधर खींचा, यहां पे प्लस आया, इसने क्या किया? इस बॉन्ड को तोड़ दिया। इसका मतलब ये बॉन्ड जब टूटा, इसी को कहते हैं
हाइपर कॉन्जुगेशन अभी मैं बताऊंगा। देखिए ये H प्लस, ये H, यानी यहां पर ये ऐसा हो गया। अब ये H प्लस फ्री हो गया। अब क्या होगा, मैंने लास्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस किया है कि ये इसको सपोर्ट कर देगा। जब ये इसको सपोर्ट कर देगा तो अगला आपको मिलेगा हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर। हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर, फिर नेक्स्ट हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर। देखिए ध्यान से, बहुत ध्यान से देखिए, मैं थोड़ा फास्ट कर रहा हूं क्योंकि मैं लास्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस कर चुका हूं आपको। अब यहां पर देखिए ये हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर 1 2 3 दीज आर द हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर। इसका मतलब देखिए यहां ये एक अल्फा हाइड्रोजन एटम, ये दूसरा अल्फा हाइड्रोजन एटम और ये तीसरा अल्फा हाइड्रोजन एटम। जितने अल्फा हाइड्रोजन एटम होते हैं, जितने अल्फा हाइड्रोजन एटम होते हैं उतने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे। 1 2 3 तीन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहे हैं इसमें। अब देखिए जितने ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे, हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर होंगे, उतनी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। यानी मैंने क्या बताया, मैंने बताया कि अल्फा हाइड्रोजन एटम जितने ज्यादा होंगे, ये अल्फा हाइड्रोजन एटम 1 2 3, ये नहीं है अल्फा कार्बन पर जितने हाइड्रोजन, वो अल्फा हाइड्रोजन एटम होते हैं। तो अल्फा हाइड्रोजन एटम इज इक्वल टू नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अब जितने नंबर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से ज्यादा होंगे उतना स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। ओके, ये बात है। अच्छा एक बात देखिए, ये हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर है। हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर में खास बात क्या है? हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर में खास बात ये है बेटा, हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर में खास बात ये है कि बॉन्ड टूटने के बाद जो अल्फा कार्बन और अल्फा हाइड्रोजन के बीच में, अल्फा कार्बन और अल्फा हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड होता है वो टूट जाता है और उसके बाद हाइड्रोजन डिलोकलाइज करना शुरू करता है। यही डिफरेंस है हमारा मेसोमेरिक इफेक्ट में और हाइपर कॉन्जुगेशन में। मेसोमेरिक इफेक्ट में भी डिलोकलाइजेशन होता है, लेकिन वहां पर डिलोकलाइजेशन इलेक्ट्रॉन का होता है। पाई इलेक्ट्रॉन इज डिलोकलाइज्ड इन मेसोमेरिक इफेक्ट, लेकिन हाइपर कॉन्जुगेशन में हाइड्रोजन इज डिलोकलाइज्ड। ध्यान रखिए इस बात का, ऑप्शन देख लीजिएगा। हाइपर कॉन्जुगेशन में हाइड्रोजन इज डिलोकलाइज्ड आफ्टर ब्रेकिंग बॉन्ड। बॉन्ड टूटने के बाद हाइड्रोजन डिलोकलाइज करता है और इसीलिए स्टेबिलिटी ज्यादा हो जाती है। ओके, अब देखिए हाइपर कॉन्जुगेशन जो है, हाइपर कॉन्जुगेशन को ही हम कहते हैं नो बॉन्ड रेजोनेंस। इसी को क्या कहते हैं? नो बॉन्ड रेजोनेंस। मतलब बॉन्ड टूटने के बाद रेजोनेंस, नो बॉन्ड रेजोनेंस। बॉन्ड टूट गया और रेजोनेंस चल रहा है, ठीक है। इसी को हम बेकर नाथन इफेक्ट भी कहते हैं। खैर आगे चलते हैं। तो अब हमें पता चल गया कि अल्फा हाइड्रोजन हमें काउंट करने हैं। चलिए अल्फा हाइड्रोजन काउंट करते हैं। देखा है, बहुत ध्यान से देख लीजिए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अल्फा हाइड्रोजन काउंट करते समय हमें क्या देखना है? देखिए यहां पर अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं? ये मार्कर जो है इंक नहीं डाला गया इसमें। चलिए अल्फा हाइड्रोजन की बात करूं मैं, यहां पर क्या है? देखो ये sp2 कार्बन, ये sp2 कार्बन, ये दोनों तो खास कार्बन हो गए, sp2 है। sp2 के जो एडजेसेंट वाला होता है, sp2 कार्बन के जो बगल वाला कार्बन होता है, हम उसको कहते हैं अल्फा कार्बन। तो यहां पर sp2 के बगल में कोई कार्बन नहीं है, तो इसमें अल्फा हाइड्रोजन कितने? 0। क्यों? अल्फा कार्बन ही नहीं है, तो उसमें
अल्फा हाइड्रोजन एटम होने का मतलब ही नहीं है। यहां देखिए ये sp2, ये sp2 और ये कैसा हुआ अल्फा कार्बन, इसके एडजेसेंट वाला अल्फा कार्बन। अब अल्फा कार्बन पर कितने हाइड्रोजन है 3, तो यहां अल्फा हाइड्रोजन एटम हो गया 3। यहां देखिए ये अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन, क्यों? क्योंकि ये sp2, ये sp2, sp2 के बगल वाला कार्बन अल्फा कार्बन कहलाता है, हाइपर कंजुगेशन 6। अब यहां पर खुद काउंट करिए, चलिए कितना होगा, ये sp2, ये sp2, तो ये अल्फा कार्बन, ये अल्फा, ये अल्फा, कितना हो गया 9। अब यहां मैं नहीं बताऊंगा, यहां बताइए, चलिए जल्दी बताइए, यस 12, कैसे अल्फा, सॉरी ये sp2, ये sp2, ये अल्फा हो गया, अल्फा हो गया, अल्फा हो गया, अल्फा हो गया 12। इसका मतलब हमें साफ साफ दिख रहा है स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होगा, जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन एटम उतने ज्यादा हाइपर कंजुगेटेड स्ट्रक्चर्स, जितने ज्यादा हाइपर कंजुगेटेड स्ट्रक्चर्स स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा। क्या प्रॉब्लम, यानी ये स्टेबिलिटी ऑर्डर आ गया। हम इससे बहुत सारी बातें करेंगे, लेकिन अभी थोड़ी मैं इसी में कुछ और ऐड कर देता हूं। देखिए यहां पर एक स्ट्रक्चर ऐसा है जो हमसे कह रहा है कुछ हमारे बारे में और बताइए। ये स्ट्रक्चर जो है, जरा देखिए, ये स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ध्यान से सुन लीजिए, छोटा सा सवाल बन के आ जाएगा और परेशान कर देगा। इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, 1 2 3 4, यानी इसमें 4 हाइड्रोजन है और कार्बन है 1 2 3 4, 4 कार्बन। अब 3 और 3 6 और 2 8, ये हो गया तुम्हारा इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला, यानी दिस इज ब्यूटीन 2। अब यहां देखिए, इसी तरह हम ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, ऐसे लिख सकते हैं, हम इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए ये C4H8 के क्या हो गए C4H8, एक ही मॉलिक्यूलर फार्मूला है, एंड यू आर गोइंग टू गेट 3 डिफरेंट स्ट्रक्चर्स। ये 3 डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं, तो ये क्या है, इसके आइसोमर्स हैं। देखिए ये कौन सा है, सिस फॉर्म, दिस इज सिस। ये कैसा है, ट्रांस। ये तो होगा सिस और ट्रांस, सिस ट्रांस, लेकिन इसका कोई स्पेसिफिक नाम नहीं है। अब वो बात अलग है कि आप इसको आइसोब्यूटीन कह दें, अब आप इसको आइसोब्यूटीन कह दें, वो बात अलग है। 1 2 3 4, यस आइसोब्यूटीन, आइसोब्यूटीन, एक ही कार्बन पर 2 CH3 लगे हुए हैं। अगर मैं कहूं कि इनमें स्टेबिलिटी ऑर्डर बताइए, तो आप कैसे बताएंगे? अगर इसमें स्टेबिलिटी ऑर्डर पता चल जाए तो यहां पर और हमारे लिए बड़ा अच्छा हो जाएगा। देखिए देखिए ध्यान से, अब यहां पर हम इनका स्टेबिलिटी ऑर्डर निकालने के लिए हम हाइपर कंजुगेशन का यूज नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि अगर देखा जाए तो अल्फा हाइड्रोजन एटम यहां पर कितने हैं 6, अल्फा हाइड्रोजन एटम यहां कितने 3 और 3 6, यहां पर कितने 3 और 3 6, यानी इन तीनों स्ट्रक्चर में अल्फा हाइड्रोजन एटम सेम। और जब अल्फा हाइड्रोजन एटम सेम है तो अब क्या करना होगा बताइए? तो कुछ और सोचना होगा, करना क्या होगा, कुछ और सोचना होगा स्टेबिलिटी के लिए। देखिए यहां पर क्या है, इन दोनों में ट्रांस इज मोर स्टेबल देन सिस। अब ट्रांस क्यों ज्यादा स्टेबल होता है? ट्रांस इज कंपैरेटिवली मोर फिट इनटू द क्रिस्टल। देखिए बेटा, ये देखिए, ये ट्रांस जो है सिस और ट्रांस में, जो ये ट्रांस है ये अपने देखिए सिमेट्रिकल है, ये सिमेट्रिकल है बेटा। यहां पर देखिए, इधर आइए, देखिए यहां पर ये मैंने बनाया ऐसे, ये समझ में आ रहा है? ये पीछे की तरफ है, ये जो बॉल है वो पीछे की तरफ है और ये आगे की तरफ है।
इसको मैं ऐसे ऐसे बना देता हूं, पीछे की तरफ चला गया, इधर इसको ऐसे ऐसे बना देता हूं, पीछे की तरफ चला। अब जो पीछे की तरफ है, अब देखिए इसी के ऊपर एक मॉलिक्यूल ऐसा ही रखा जाए, सिमेट्रिकल होगा, इसके ऊपर रखा जाए, इसके ऊपर रखा जाए, इसके ऊपर, सिमेट्रिकल होगा, स्टेबल होगा। नहीं समझी बात? देखिए अब सिस ले लीजिए तो समझ में आ जाएगा। जैसे हम सिस लेंगे, अब पीछे की तरफ हम बनाते हैं, अब हमने दोनों छोटे वाले जो मॉलिक्यूल लगे हैं वो हमने अंदर की तरफ कर दिया, अंदर की तरफ दोनों H लगा दिए, बाहर की तरफ दोनों CH3 लगा दिए। अब इसके ऊपर रखिए, तो जब अब इसके ऊपर रखेंगे तो कैसा आएगा, देखिए ऐसा आता जाएगा, ऐसा आएगा, एक तरफ बड़ा होता जाएगा, एक तरफ छोटा, तो ऐसे रखते चले जाएंगे। यानी इसका मतलब द क्रिस्टल विल नॉट बी सिस्टमाइज्ड, स्ट्रक्चर विल नॉट बी सिमेट्रिकल, मेरी बात समझ गए, विल नॉट बी बैलेंस्ड, यानी ये वाला जो होगा ये अपने क्रिस्टल के अंदर फिट नहीं होगा, इट इज कंपैरेटिवली मोर फिट इनटू द क्रिस्टल। समझ गए बात को? तो ये ज्यादा फिट है, ज्यादा स्टेबल है। इसीलिए क्या होता है बेटा, जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, मेल्टिंग पॉइंट ट्रांस का बड़ा होता है सिस, जो मेल्टिंग पॉइंट है ट्रांस का बड़ा होता है सिस से, बहुत इंपॉर्टेंट है, दिमाग में रख लीजिए। melting point of transform is greater than that of cis form because of transform is more symmetrical, is comparatively more fit into the crystal, crystal में पूरा फिट होता चला जाता है। जब मॉलिक्यूल एक दूसरे के ऊपर बिल्कुल फिट होगा, जैसे मान लीजिए ये मॉलिक्यूल इसके ऊपर ये रखा, एकदम फिट होता जाएगा, ऐसे फिट होता जाएगा, तो ये सिमेट्रिकल होगा, इसको गिराना मुश्किल होगा, इसको तोड़ना मुश्किल होगा। लेकिन अगर मैं कहूं कि यहां पर ये ऐसे रख दिया जाए, एक बड़ा इसमें डाल दे, तो क्या होगा, अब देखो कैसा हो रहा है, ये ऐसा हो गया ना, एक अगर बड़ा आ गया तो इसने सिस्टम को खराब कर दिया, ये यहीं से कमजोर हो गया, गिर जाएगा। मेरी बात समझ रहे? ठीक है। जैसे अगर देखो हम बात करें, सिस कैसा दिखेगा, हमें सिस ऐसा दिखेगा, ऐसा होगा, तो ये इधर की तरफ फैलता जाएगा, यानी क्रिस्टल ऐसा होता जाएगा, जो कि स्टेबल नहीं होगा। तो सिस इज लेस स्टेबल देन ट्रांस, और मेल्टिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा, जो स्टेबल होगा, तो ट्रांस का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है। यहां जाइए, तो अब ये बात समझ गए कि ट्रांस जो है ज्यादा स्टेबल है सिस से। अब देखिए यहां पर अगर अटैक करने की बात आए, सपोज करिए इस पर कोई अटैक करने आ रहा है, तो यहां पर देखिए इसने क्या कर रखा है, एक ही कार्बन के ऊपर पूरा दोनों मॉलिक्यूल ने, दोनों CH3 ने बल्कि ग्रुप है, दोनों बल्कि ग्रुप है, पूरा घेर रखा है। यानी अगर कोई अटैक करने के लिए आएगा एक, तो इसको ये रिपेल कर देंगे। अगर कोई अटैक करने के लिए यहां आएगा तो क्या करेंगे, ये दोनों मिलकर के उसको रिपेल कर देंगे। मेरी बात समझ में आ रही है? मेरी बात समझ में आ रही है? तो रिपेल कर देंगे तो क्या हुआ, लेस रिएक्टिव हो गया। तो देखिए यहां पर ये स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से लेस रिएक्टिव है, लेस रिएक्टिव, मोर स्टेबल, इन तीनों में मोस्ट स्टेबल, इन तीनों में ये मोस्ट स्टेबल है बेटा। ठीक है, तो क्या हुआ, ऑर्डर क्या हो जाएगा, देखिए मेरा बेटा ऑर्डर देखिए, सबसे ज्यादा स्टेबल 1, ऐसे ही कर लेते हैं, चलो ये सबसे ज्यादा स्टेबल, फिर ये, दिस इज द स्टेबिलिटी ऑर्डर। आइसोब्यूटीन सबसे ज्यादा, फिर ट्रांस, फिर सिस, दिस इज द स्टेबिलिटी ऑर्डर। अब देखिए इसको उठा करके आप क्या करिए, यहां रख दीजिए, यहां इस जगह पर रख दीजिए, पूरा ऑर्डर बन गया बेटा। देखो कितना आसानी से, इतना लंबा ऑर्डर। देखिए ये स्टेबल, उसके बाद ये स्टेबल, उसके बाद कौन स्टेबल, ये, फिर उसके बाद ट्रांस ज्यादा स्टेबल, ट्रांस इज मोर स्टेबल देन सिस, उसके बाद आइसोब्यूटीन, फिर उसके बाद 2 मिथाइल
ब्यूटीन, उसके बाद 2,3 डाइमेथाइल ब्यूटीन। सो दिस इज द स्टेबिलिटी ऑर्डर। चलिए आगे चलते हैं। तो ये पता चल गया आपको स्टेबिलिटी ऑर्डर। मैंने क्या बताया? मैंने बताया कि जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन एटम होंगे, अल्फा हाइड्रोजन एटम जितने ज्यादा, उतने ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर होंगे। हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर जितने ज्यादा होंगे, स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी। अब जिस काम के लिए हम लोग इसको पढ़ रहे थे, किसको? स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन, अब उसको समझा जाए। बहुत इंपॉर्टेंट है, उस पर सवाल आराम से बन सकता है। एक सेकंड देखिए, अब हम बात करने जा रहे हैं हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन। हेडिंग यहां पर चेंज करते हैं, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन। आप सोच रहे होंगे मैंने ऊपर का हेडिंग हटा दिया, हमने इसको नहीं हटाया, तो क्यों नहीं हटाया? इसका मतलब यह है हमको इसकी जरूरत है। तो अब सोचिए कि ये स्टेबिलिटी ऑर्डर कितना जरूरी है। अगर ये नहीं पता होगा तो हम हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन नहीं निकाल पाएंगे। तो चलिए हम लोग बात करना शुरू करते हैं। देखिए ये रहा हमारा एल्कीन। हाइड्रोजनेशन क्या होता है? रिएक्शन विद हाइड्रोजन, यानी हाइड्रोजन के साथ जो एडिशन रिएक्शन है वो हाइड्रोजनेशन में आती है। तो अब अगर हम हाइड्रोजनेशन करेंगे तो क्या मतलब हुआ? देखिए, यानी इसका मतलब बेटा यहां पर ये बॉन्ड टूटने जा रहा है और ये बॉन्ड टूटने जा रहा है, और जब ये बॉन्ड टूटेगा, अरे भाई कोई चीज अगर टूटती है तो कुछ तो जुड़ता है। तो क्या जुड़ेगा? ये H का ये इलेक्ट्रॉन, इस कार्बन का ये इलेक्ट्रॉन एक नया बॉन्ड बनाएंगे, CH बॉन्ड। इस हाइड्रोजन का ये इलेक्ट्रॉन, इस कार्बन का ये इलेक्ट्रॉन एक नया बॉन्ड बनाएंगे। ये रहा। अब ये हुआ हाइड्रोजनेशन। इस हाइड्रोजनेशन में एल्कीन कुछ भी हो, लेकिन रिएक्शन में क्या होता है? ये पाई बॉन्ड टूटता है, ये सिग्मा बॉन्ड टूटता है, और ये दो सिग्मा बॉन्ड बनते हैं। मेरी बात सुनिए, एक ये पाई बॉन्ड टूटा, एक ये सिग्मा बॉन्ड टूटा, यहां पर ये सिग्मा बना और ये सिग्मा बना। मतलब ये हुआ मेरा बेटा, मतलब ये हुआ कि इसका मतलब है इस पाई बॉन्ड को तोड़ने में एनर्जी देनी पड़ेगी, इस सिग्मा बॉन्ड को तोड़ने में एनर्जी देनी पड़ेगी। लेकिन यहां पर बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, और जब बॉन्ड फॉर्म होता है मेरा बेटा तो एनर्जी रिलीज होती है। यस, यानी इसका मतलब यहां पे बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, एनर्जी निकलेगी। चलिए अब बात करते हैं आगे। यहां पर मान लेते हैं कि हमें x कैलोरी एनर्जी देनी पड़ती है इसको तोड़ने के लिए, x कैलोरी एनर्जी। यहां पर देनी पड़ती है y कैलोरी एनर्जी, और यहां पर निकलती है z कैलोरी एनर्जी, यहां निकल रही है, और z कैलोरी एनर्जी यहां निकल रही है। इस बॉन्ड को तोड़ने में कितनी एनर्जी देनी पड़ी मेरा बेटा? बताइए, बोलिए। इस बॉन्ड को तोड़ने में x कैलोरी एनर्जी देनी पड़ी बोले तो पॉजिटिव। बड़ा सा लिख दें, चलो लिख देते हैं। x कैलोरी एनर्जी देनी पड़ी पॉजिटिव, इसको कितनी देनी पड़ी? y, ये भी पॉजिटिव। यहां भी एनर्जी देनी पड़ रही है, यहां भी एनर्जी देनी पड़ रही है। ये हमें मिल रहा है नेगेटिव। ये रहा। इसका मतलब इस रिएक्शन के लिए
जो टोटल एनर्जी चेंज आया वो ये आया। दिस इज द एनर्जी चेंज। अब हाइड्रोजनेशन में बेटा द अमाउंट ऑफ energy released, the amount of energy released is known as heat of hydrogenation। सोचो बेटा कितना आसान है, बड़ा आसान है भाई। ये जो अमाउंट एनर्जी का रिलीज होता है उसको हम कहते हैं हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। चलिए तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन की बात करते हैं। देखो यहां पर एक CH बना, एक CH ये बना, यानी ये 2Z फिक्स हो गई। भाई कोई भी एल्कीन लो, कोई भी एल्कीन ले लो आप, CH तो बनेगा, CH तो बनेगा, ये एनर्जी फिक्स हो गई, 2Z निकलेगी। फिक्स है ना, बोलो फिक्स है ना। ये H2 तो तोड़ा ही जाएगा, ये भी एनर्जी फिक्स हो गई, Y। चेंज क्या होगा when alkene is changed, एक सेकंड बेटा, when alkene is changed, when alkene is changed, oh my god, when alkene is changed, the energy required to break, अच्छा लगेगा to dissociate, to dissociate pi bond will change, है ना। बोलो बेटा अगर मैं यहां पर एल्कीन को चेंज करूं, यानी जैसे मान लेते हैं हमने ये लिया, हमने एथीन लिया बेटा, अब हमने CH3 ले लिया, तो क्या हुआ, इसी का तो चेंज हुआ, बाकी तो सेम रहेगा। मान लेते हैं हमने ये लिया, चलिए एथीन लिया, तो ये भी एथीन है, इथेन हो गया। देखो वही तो बॉन्ड बने, बाकी सब कुछ सेम है। अगर मैं यहां CH3 कर दूं, यहां CH3 हो गया, यानी बॉन्ड्स में कोई चेंज नहीं है। जैसा रिएक्टेंट वैसे ही प्रोडक्ट, बस चेंज क्या है, यहां पर पाई बॉन्ड था, यहां एक पाई बॉन्ड से दो सिग्मा बॉन्ड बन गए, यानी वन पाई बॉन्ड इज कन्वर्टेड इनटू टू सिग्मा बॉन्ड्स, वन पाई बॉन्ड इज कन्वर्टेड इनटू टू सिग्मा बॉन्ड्स। तो अब इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं यहां पर एल्कीन चेंज कर रहा हूं तो क्या चेंज होगा, x की वैल्यू चेंज होगी, ये x की वैल्यू चेंज होगी। x की वैल्यू क्या है, x is the amount of energy which is required to break the pi bond। अब एल्कीन जितना ज्यादा स्टेबल होगा, एल्कीन जितना ज्यादा स्टेबल होगा, इस बॉन्ड को तोड़ना उतना मुश्किल होगा, और इसका मतलब ये ज्यादा एनर्जी लेगा। अगर मैं कहूं कि इन सब में सबसे मुश्किल बॉन्ड किसका तोड़ना है, तो सबसे मुश्किल ये, क्योंकि ये सबसे ज्यादा स्टेबल है। मान लेते हैं सवाल कुछ ऐसा आ जाए, मैं इसको हटा दूं, चलिए आप कहते हो मैं हटा देता हूं। याद रखिएगा कि हीट ऑफ, जो रिलीज हीट है उसी को हम कहते हैं हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। देखिए मान लेते हैं बेटा, अगर मैं कहूं more stable एल्कीन, जितना ज्यादा एल्कीन स्टेबल होगा, will require more
amount more amount of energy to dissociate pi bond। बोलिए क्या प्रॉब्लम है? इसका मतलब अगर हम पूछें बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी किसकी ज्यादा होगी, इसमें ज्यादा होगी। जितना ज्यादा स्टेबल उतनी ज्यादा एनर्जी चाहिए पाई बॉन्ड को तोड़ने के लिए। अरे भाई स्टेबल है, आसान थोड़ी है, जितना ज्यादा स्टेबल उतना उसको तोड़ना मुश्किल आएगा। अब देखिए इसका मतलब ये हुआ स्टेबल एल्कीन प्रोपोर्शनल टू एक्स। कोई परेशानी? यानी इसका मतलब जितना ज्यादा स्टेबल एल्कीन होगा उतना क्या होगा, उतना एक्स की वैल्यू ज्यादा होगी, ज्यादा एनर्जी चाहिए। तो अब देखो ये ज्यादा होगा, मैं दूसरे कलर से इसको लिख देता हूं, ये ज्यादा होगा, एक्स की वैल्यू ज्यादा होगी, ज्यादा स्टेबल तो एक्स की वैल्यू ज्यादा। अब देखिए इसका मतलब ज्यादा स्टेबल होगा, एक्स ज्यादा होगा, तो रिलीज एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि ये पार्ट कैसा है एंडो, ये पार्ट कैसा है एक्सो। तो अगर ये बढ़ता जाएगा तो निकलने वाली एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अगर ये बढ़ता जाएगा, सोचिए इसको, अगर ये बढ़ रहा है तो ये नेट अमाउंट ऑफ एनर्जी कम हो जाएगा। बोलिए, ऐसे समझ लीजिए, जैसे मान लेते हैं यहां पर 10 था और ये था आपका, ये यहां पर मान लीजिए 16 था, सपोज करें ये 16 था, ये इसका एडिशन 10 था, तो कितना आ रहा है -6, यानी 6 कैलोरी एनर्जी रिलीज हो रही। नेगेटिव में, नेगेटिव में क्या मतलब होता है, रिलीज होना। अब इसको बढ़ा दीजिए, इसको 12 कर दीजिए, इसको 16 रखते हैं क्योंकि ये कांस्टेंट है, तो कितना आ जाएगा -4, यानी रिलीज अमाउंट जो वो कम हो गया। यानी इसका मतलब ज्यादा स्टेबल एल्कीन लोगे, एक्स की वैल्यू ज्यादा होगी, इसकी वैल्यू ज्यादा होगी, तो डेल्टा ई कम हो जाएगा। रिलीज अमाउंट ऑफ एनर्जी, रिलीज अमाउंट ऑफ एनर्जी कम हो जाएगा। इसका मतलब मैं ऐसे लिख सकता हूं, रिलीज्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी। और बेटा रिलीज अमाउंट ऑफ एनर्जी को क्या कहते हैं, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। तो जितना ज्यादा स्टेबल होगा उसकी डिसोसिएशन एनर्जी उतनी ज्यादा होगी, उतना कम उसका हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन होगा। तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन किस बात पर डिपेंड करेगा कि उसमें अल्फा हाइड्रोजन एटम जितने ज्यादा होंगे उतने नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा होंगे, नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जितने ज्यादा होंगे स्टेबिलिटी ज्यादा, डिसोसिएशन एनर्जी ज्यादा, और हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन उतनी कम। अब देखिए यहां पर क्या लिखा है, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन। तो अगर हमें लिखना है हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन किसका सबसे ज्यादा होगा, जिसका ज्यादा होगा उसका हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, इसका डिसोसिएशन एनर्जी कम होना चाहिए। मेरी बात समझ रहे हो, उल्टा कर, जिसमें अल्फा हाइड्रोजन एटम ज्यादा, नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जिसके ज्यादा होंगे वो ज्यादा स्टेबल होगा, उसकी डिसोसिएशन एनर्जी ज्यादा होगी, तो उसकी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन सबसे कम होगी। यानी ये रहा सबसे कम, सबसे कम। फिर ये आया वर्ड। सो दिस इज द ऑर्डर ऑफ हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। इसको मैं हटाता हूं, ये बात समझ गया होगे। इसको 2-4 बार बोल बोल के मन में देख लीजिए। सवाल कुछ ऐसा आ सकता है, क्वेश्चन कुछ इस तरह आ सकता है, वो दे देगा वो कहेगा बताइए इसमें हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का ऑर्डर क्या है। अब ये सवाल सामने लिखा हुआ है, परेशान तो होंगे ही थोड़ा सा,
सोच के देखिए, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन किसका ज्यादा होगा? हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन उसे कहते हैं जो एनर्जी रिलीज होती है। बात समझ गए? तो देखिए मैं क्या लिख रहा हूं उसको देख लीजिए। दिस इज द ऑर्डर ऑफ हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। ये हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का ऑर्डर होगा। क्यों होगा? यानी जिसमें सबसे कम अल्फा हाइड्रोजन एटम हो वो सबसे कम स्टेबल होगा और उसमें हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन सबसे ज्यादा होगी। अब देखिए यहां पर अल्फा हाइड्रोजन एटम काउंट करिए, ये भी एक सवाल बन गया। चलिए काउंट करिए अल्फा हाइड्रोजन एटम, काउंट करिए, बोलिए इसमें कितने अल्फा हाइड्रोजन एटम है? देखिए ये रहा sp2, ये sp2, ये रहा sp3, ये sp3, दो यहां यहां 4 हो गए। यहां पर 2 2 4 3 7, यहां पर 2 2 4 3 7 3 10। These are the number of alpha hydrogen atom. अल्फा हाइड्रोजन एटम जितने ज्यादा होंगे उतना स्टेबल होगा, उतना हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कम होगा। ये इसमें अल्फा हाइड्रोजन, इसमें अल्फा हाइड्रोजन एटम सबसे ज्यादा, इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सबसे ज्यादा, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मतलब हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर, इसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा, इसका हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन सबसे कम। बात समझ में आई? इसको रिवाइज करिए। अब मैंने लास्ट वीडियो लेक्चर में एक क्वेश्चन लास्ट में दिया था, उसको ठीक से कर लीजिएगा, तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए आपको बताऊंगा कि रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन क्या होता है। दैट्स ऑल।